हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है यूनिक इलेक्ट्रिकल क्लासेस। हाँ दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रिकल टूल्स के बारे में पढ़ाया था। आशा करता हूँ कि आपको मेरी वो वीडियो आपको पसंद आई होगी दोस्तों। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ सोल्डरिंग और फ्यूज से संबंधित कुछ क्वेश्चन आंसर। आशा करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो भी आपके नॉलेज को इम्प्रूव करेगी और आप जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जो तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, उसमें भी हेल्पफुल होगा। एक बात और दोस्तों मैं कहना चाहूँगा कि आप जब भी मेरी वीडियो देख रहे हैं उस समय आप एक नोटबुक और एक पेन लेके बैठिए। जो भी दोस्तों आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगता है उसे नोट कीजिए। जो आपको याद है, जो आपको आता है, उसे नोट करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह नोट्स बना के पढ़ेंगे दोस्तों तो आपका टाइम की बचत होगी और उस दूसरे टाइम में दोस्तों आप रीजनिंग या मैथ्स वगैरह की भी तैयारी कर सकते हैं, कंप्यूटर के क्वेश्चनों की तैयारी कर सकते हैं दोस्तों। क्योंकि दोस्तों टाइम आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सबके पास नहीं होता है दोस्तों। मैं भी आपके लिए जो वीडियो बनाता हूँ दोस्तों, इसमें भी काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी समय मेरा यूज़ होता है दोस्तों, तब जाके एक वीडियो तैयार होती है। क्वेश्चनों को दोस्तों अलग अलग जगह से ढूंढना पड़ता है, तब जाके एक वीडियो बनता है दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि दो धातुओं को किसी तीसरी धातु से जोड़ते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे सोल्डरिंग या वेल्डिंग कहते हैं। सोल्डरिंग में प्रयुक्त तीसरी धातु को दोस्तों क्या कहते हैं? तो इसे फिलर कहा जाता है। नोट कीजिएगा दोस्तों, फिलर का गलनांक कितना होना चाहिए? ज्वाइंट की जाने वाली दोनों धातुओं से कम होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। फिलर मतलब जैसे दोस्तों सोल्डरिंग करते हैं तो उसमें जो सोल्डर वायर प्रयोग करते हैं उसे फिलर कहा जाता है। तो उसका गलनांक जिन दो धातुओं को आपस में जोड़ रहे हैं उससे कम होना चाहिए दोस्तों। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। शोल्डर किन दो धातुओं का मिश्रण धातु है दोस्तों, या एलॉय कह सकते हैं आप इसे। यह लीड और टीन का एलॉय है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं दोस्तों। शोल्डर में लीड और टीन का रेशो कितना होता है? तो देखिए इसमें लीड 40% होता है और टीन 60% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। शोल्डर कितने प्रकार के होते हैं? सो फ्रेंड्स, शोल्डर दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 हार्ड शोल्डर, नंबर 2 सॉफ्ट शोल्डर। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं दोस्तों। विद्युत कार्यों के लिए कौन सा शोल्डर उपयुक्त है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा सॉफ्ट शोल्डर। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसे नोट कीजिएगा दोस्तों। जो आपको लगता है कि आपको नहीं आता, पहली बार सुन रहे हैं, उसे नोट कीजिए। इलेक्ट्रॉनिक्स कार्यों के लिए कौन सा शोल्डर प्रयोग किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। रेडियो टीवी वगैरह में टाका लगाने के लिए कौन सा शोल्डर प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों वो है फाइन शोल्डर। इसका गलनांक दोस्तों सॉफ्ट शोल्डर से भी कम रहता है। नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। प्लम्बर के कार्य हेतु कौन सा शोल्डर प्रयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर है दोस्तों हार्ड शोल्डर। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। हार्ड शोल्डर का मेल्टिंग पॉइंट क्या है? नोट कीजिएगा दोस्तों, 243 डिग्री सेल्सियस। ठीक है दोस्तों, नोट कीजिएगा दोस्तों, डिग्री सेल्सियस है। कई जगह एग्जामिनर दोस्तों फ़ारेनहाइट लिख देता है तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि सेल्सियस था कि फ़ारेनहाइट था। तो डिग्री सेल्सियस दोस्तों ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11। सॉफ्ट शोल्डर का मेल्टिंग पॉइंट क्या है? मेल्टिंग पॉइंट से मतलब है दोस्तों जिस जिस पॉइंट पे यह पिघल जाता है वो उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो दोस्तों 205 डिग्री सेल्सियस इसका मेल्टिंग पॉइंट है। सॉफ्ट शोल्डर दोस्तों ये विद्युत कार्य में प्रयोग किया जाता है। फाइन शोल्डर का मेल्टिंग पॉइंट क्या है? जैसा कि मैंने बताया दोस्तों कि फाइन शोल्डर जो रेडियो टी में यूज़ करते हैं, इसका गलनांक सॉफ्ट शोल्डर से कम होता है। तो देखिए सॉफ्ट शोल्डर का 205 डिग्री सेल्सियस है और फाइन शोल्डर का 190 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है दोस्तों, दोनों का याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं। फ्लक्स का क्या कार्य होता है? तो दोस्तों फ्लक्स का मेन काम होता है जॉइंट करते समय सतह पर ऑक्साइड की तह नहीं जमने देता और शोल्डर को अच्छी तरह पिघलाता है। दोस्तों जब धातु को गर्म करते हैं तो खुली हवा में ये क्रिया करके
खुली हवा से ऑक्सीजन से क्रिया करके दोस्तों एक सफ़ेद तह सतह पे एक सफ़ेद तह बन जाता है दोस्तों। इसे ही ऑक्सीकरण कहते हैं। तो दोस्तों ये फ्लक्स से जमने नहीं देता है। मीन्स हवा से दोस्तों अगर फ्लक्स लगाते हैं उसको उस एरिए पे, उस सरफेस पे, तो हवा से संपर्क नहीं होने देता दोस्तों उस पर, इसलिए ऑक्साइड की परत नहीं जमती उस पर। और शोल्डर को दोस्तों अच्छी तरह पिघलाता है। जो शोल्डर वायर है दोस्तों उसको अच्छी तरह पिघलाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। फ्लक्स का गलनांक कितना होना चाहिए? जितना भी दोस्तों ये गलनांक वाले पॉइंट है उसे नोट कीजिएगा। फ्लक्स का गलनांक कितना होना चाहिए? तो दोस्तों इसका गलनांक शोल्डर से कम होना चाहिए। फ्लक्स मतलब दोस्तों जो शोल्डरिंग में जो यूज़ करते हैं, लेई जैसा रहता है दोस्तों। इसका गलनांक शोल्डर से कम होना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कम्यूटेटर पर शोल्डरिंग करने के लिए सबसे अच्छा शोल्डर कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिरोजा नामक शोल्डर, नोट कीजिएगा। एल्यूमिनियम शोल्डर का गलनांक कितना होता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 170 डिग्री सेल्सियस से 215 डिग्री सेल्सियस। एल्यूमिनियम शोल्डर दोस्तों शायद आपने नहीं देखा होगा, कि ज़्यादातर हम तांबे के तारों को कोई टाँका लगाने का काम करते हैं दोस्तों। ये किसी इंडस्ट्री में ज़्यादातर यूज़ होता है, या बड़े बड़े पावर हाउस की जो केबलिंग होती है उस पर जॉइंट लगाने का काम आता है दोस्तों। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। रेजिन कोर शोल्डर के साथ क्या प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों मैं इस क्वेश्चन को आपको क्लियर कर दूं। रेजिन कोर शोल्डर मतलब ऐसा शोल्डर वायर जिसके बीच में, जिसके कोर में दोस्तों रेजिन भरा होता है। रेजिन मतलब एक तरह से फ्लक्स भरा होता है दोस्तों। तो जाहिर सी बात है, जब तार के साथ, जब शोल्डर के अंदर ही जब फ्लक्स दोस्तों भरा हुआ है, तो उसके साथ एक्स्ट्रा फ्लक्स यूज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती दोस्तों। तो फ्लक्स को यूज नहीं करेंगे रेजिन कोर शोल्डर के साथ, क्योंकि दोस्तों फ्लक्स तो पहले ही उस तार के अंदर मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। विद्युत कार्यों में प्रयोग होने वाले तांबे के तार के ऊपर शोल्डरिंग करने से पहले किस चीज़ की परत चढ़ानी चाहिए? तो दोस्तों इसका उत्तर है टीन की परत चढ़ाई जाती है दोस्तों, जिसे टीनिंग कहते हैं। ठीक है दोस्तों, टीन से टीनिंग कहते हैं। नंबरिंग दोस्तों थोड़ी सी यहाँ गलती हो गई है। आइए चलते क्वेश्चन नंबर 20 पे। कौन से धातु पर टीनिंग नहीं की जाती? तो दोस्तों एल्यूमिनियम पे, क्योंकि एल्यूमिनियम पर दोस्तों टीन की परत नहीं चढ़ती। एल्यूमिनियम का जो मेटल है दोस्तों, उस पर टीन की परत नहीं चढ़ाई जा सकती। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं दोस्तों। एल्यूमिनियम वायर को शोल्डर करते समय कौन सा फ्लक्स काम में लाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। तो दोस्तों इसका शोल्डर का नाम है एल्का पी, और दूसरा है दोस्तों EYRE नंबर 7। ये भी दोस्तों शोल्डर का नाम है, EYRE नंबर 7 नंबर का है दोस्तों ये फ्लक्स, सॉरी शोल्डर, सॉरी फ्लक्स है दोस्तों ये। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। शोल्डरिंग करते समय शोल्डर को कितने डिग्री फ़ारेनहाइट तक गर्म करते हैं? ये ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ फ़ारेनहाइट है, डिग्री सेल्सियस नहीं है। तो ये है दोस्तों 316 से 600 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ तक तो ये शोल्डरिंग के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन आंसर थे जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, नोट कीजिएगा जो आपको इम्पोर्टेंट इसमें लगता है, या जो आपने पहली बार, अभी जो क्वेश्चन आपने पहली बार सुने हैं या देखा है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। फ्यूज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, इन्हें भी ध्यान से देखिए। फ्यूज क्या होता है? पहला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23। विद्युत सर्किट का वह कमजोर स्थान जो नॉर्मल करंट से अधिक करंट बहने पर सर्किट को तोड़ दे, फ्यूज कहलाता है। ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24। फ्यूज विद्युत के किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो दोस्तों देखिएगा, फ्यूज विद्युत के ऊष्मा पैदा करने के प्रभाव पर कार्य करता है। मीन्स दोस्तों जब अधिक करंट फ्लो होता है तो दोस्तों फ्यूज गर्म हो जाता है, और यह गर्म होकर पिघल जाता है। तो गर्म होकर पिघलना दोस्तों क्या हो गया? ऊष्मा ऊर्जा, गर्मी पैदा करता है। क्वेश्चन नंबर 25। फ्यूज की विशेषता क्या होनी चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होना चाहिए दोस्तों, मतलब ये जल्दी ही पिघल जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि वायरिंग में आग लग जाए तब ये पिघले। वायरिंग में आग लगने से पहले दोस्तों ये फ्यूज पिघल जाना चाहिए, ऐसा साइज का तार यूज़ करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 26। फ्यूज के लिए कौन कौन से तारें प्रयोग की जाती हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। लीड,
जिंक, चांदी, एंटीमनी, तांबा, एल्युमिनियम आदि के बने तार प्रयोग किए जा सकते हैं। दोस्तों ये सभी मेटल जो है ये करंट पर डिपेंड करता है दोस्तों, कि आपको हाई हैवी करंट चाहिए कि नॉर्मल करंट चाहिए, उस पर इन चीज़ों का प्रयोग डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, कौन सी धातु का फ्यूज के लिए अधिकतर प्रयोग कौन सी धातु फ्यूज के लिए अधिकतर प्रयोग की जाती है? तो दोस्तों टीन चढ़ा तांबे के तार को अधिक प्रयोग किया जाता है। मतलब दोस्तों ये ऐसा तार होता है, ये मतलब अंदर से तो तांबा होता है दोस्तों, ऊपर से ये स्टील की तरह चमकता है, इसे टीनिंग कहते हैं दोस्तों, टीन चढ़ा तांबा कहते हैं इसे तो। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, एल्यूमिनियम के तारों का गलनांक कितना होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो यह है 1240 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्वेश्चन नंबर 29, तांबे के तारों का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? ये भी नोट कीजिए दोस्तों, 2000 डिग्री फ़ारेनहाइट। दोस्तों यहाँ फ़ारेनहाइट है, डिग्री सेल्सियस नहीं है, दोनों का डिफरेंस समझिए। क्वेश्चन नंबर 13, टीन के तारों का गलनांक कितना होता है? तो दोस्तों यह है 463 डिग्री फ़ारेनहाइट। सामान्य रूप से तारों घरों में प्रयोग होने वाली फ्यूज को कौन कौन से फ्यूज है दोस्तों? तो दोस्तों सामान्य रूप से घरों में जो फ्यूज यूज किया जाता है वो है दोस्तों किटकैट या रिवायरेबल फ्यूज। दोस्तों देखा होगा आपने, ये चाइनी मिट्टी का रहता है, इसमें दो पार्ट रहते हैं, एक बेस रहता है दोस्तों जो बोर्ड के साथ कसा रहता है, और एक ऊपर से सॉकेट टाइप का दोस्तों लगाते हैं, उसमें तार बंधा हुआ रहता है, इसे किटकैट या रिवायरेबल फ्यूज बोलते हैं दोस्तों। अगर ये फ्यूज उड़ जाता है तो फिर आपको दूसरा तार बांधना पड़ता है, उसके बाद ये फ्यूज दोबारा यूज में ला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, किटकैट फ्यूज की रेटिंग कितनी होती है? तो दोस्तों यह 15 एम्पीयर से 3000 एम्पीयर तक के होते हैं। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में दोस्तों लगे रहते हैं ये, अगर आपने किसी कंपनी में देखा होगा, किसी फैक्ट्री में काम किया होगा तो देखा होगा आपने। 33 क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, HRC फ्यूज का पूरा नाम क्या है दोस्तों? ठीक है दोस्तों, ये देखिए HRC फ्यूज का पूरा नाम क्या है? तो हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको एग्ज़ाम में दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, HRC फ्यूज की विशेषता क्या है? तो देखते हैं दोस्तों इसकी विशेषता क्या है। यह थोड़ी देर के लिए शॉर्ट सर्किट करंट को अपने अंदर से बहने देता है। मतलब दोस्तों एक तो दोस्तों रिवायरेबल या किटकैट फ्यूज होता है, वो तुरंत उड़ जाता है दोस्तों, थोड़ा सा भी अगर शॉर्ट सर्किट हुआ तो उड़ जाता है। और जो HRC फ्यूज होता है दोस्तों, ये थोड़े समय के लिए, कुछ मिली सेकेंड के लिए या कुछ सेकंड के लिए शॉर्ट सर्किट करंट को अपने अंदर से फ्लो होने देता है। अगर उस दौरान दोस्तों सर्किट ठीक अपने आप ही ठीक हो गया तब तो ये फ्यूज नहीं उड़ता है, अगर सर्किट ठीक नहीं हुआ दोस्तों तो ये फ्यूज उड़ जाता है। ठीक है, HRC फ्यूज की कैपेसिटी कितनी होती है? तो दोस्तों देखिए 2 एम्पियर से 800 एम्पियर तक उपलब्ध है। क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं, ब्लो अप डिवाइस कौन से फ्यूज में होता है? तो दोस्तों ये देखिए कार्ट्रिज फ्यूज में होता है। यहाँ बता दो दोस्तों ब्लो अप डिवाइस क्या होता है। कार्ट्रिज फ्यूज में सेंटर में कागज़ लगा होता है दोस्तों, अगर फ्यूज उड़ जाता है तो वो कागज़ वहाँ से जल जाता है। तो आपको अगर कागज़ जल गया है तो आप देख के बता सकते हैं कि फ्यूज उड़ गया है, क्योंकि दोस्तों ये फ्यूज सील बंद डब्बा में होता है, एक सिलेंड्रिकल डब्बे में होता है दोस्तों, इसलिए आपको उस डब्बे को खोल के नहीं देख सकते दोस्तों, दोनों तरफ से सील रहता है। पेपर जो अगर जल गया हो दोस्तों या फट गया हो तो पता लग जाता है कि इससे फ्यूज उड़ गया है। क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं, वर्टिकल ड्रिलिंग मशीन में कौन सा फ्यूज इस्तेमाल होता है दोस्तों? ये हैवी ड्रिलिंग मशीन होती है दोस्तों, ज़्यादा करंट लेती है, तो इसमें दोस्तों देखिए कार्ट्रिज फ्यूज यूज होता है, कार्ट्रिज फ्यूज इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, कौन सा फ्यूज 100% ओवरलोड करंट पर कार्य कर सकता है? तो वह है दोस्तों किटकैट या रिवायरेबल फ्यूज। ठीक है दोस्तों, नोट कीजिएगा इसे। क्वेश्चन नंबर 39, MCB का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों देखिए मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ये भी एग्जाम में दे सकता है, ऑप्शन में 3-4 ऑप्शन दे सकता है दोस्तों। तो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर या मिनी सर्किट ब्रेकर भी बोलते हैं इसको। कौन से फ्यूज में तार की ज़रूरत नहीं होती? दोस्तों MCB में। MCB एक फ्यूज भी है दोस्तों और एक स्विच भी है, दोनों का काम करता है ये। फ्यूज तो उड़ जाए तो दोबारा लगाने में टाइम लगता है, पर ये दोस्तों एक स्विच है, ये ट्रिप हो जाता है, बाद में आप इसे सर्किट ठीक करके ऑन कर सकते हैं, तो ये तुरंत ऑन हो जाता है।
आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41। कुछ इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों जो आपको ध्यान रखना है एमसीबी के बारे में। पहला है ए, हरा नोब वाला एल सीरीज और नीले नोब वाला जी सीरीज दोनों एमसीबी को लाइट सर्किट के लिए प्रयोग करना चाहिए। नोब दोस्तों जो एमसीबी में जिस चीज़ को पढ़ के हम ऊपर उठाते हैं या डाउन करते हैं वो स्विच का नोब रहता है। उसमें जो हरा और नीले रंग का होता है दोस्तों एमसीबी, वह लाइट सर्किट में प्रयोग कर सकते हैं या करना चाहिए। काले नोब वाला दोस्तों जो एमसीबी होता है उसे डीसी लाइट या डीसी सर्किट के लिए प्रयोग करना चाहिए। लाल नोब वाली जो एमसीबी है दोस्तों वह आइसोलेटर के काम में प्रयोग करना चाहिए, मतलब हैवी लोड में दोस्तों इसे प्रयोग कर सकते हैं। आइए देखते हैं डी, एमसीबी 9000 एम्पियर तक के फॉल्ट करंट की स्थिति में सर्किट को तोड़ सकता है। मतलब दोस्तों एमसीबी 9000 करंट तक के फॉल्ट करंट की स्थिति में सर्किट को तोड़ सकता है दोस्तों, ये इसकी कैपेसिटी होती है। क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों ई, जो इसका ई पार्ट है 41 का। एमसीबी एक ओवरलोड प्रोटेक्शन डिवाइस है। ये भी ध्यान दीजिए दोस्तों, एमसीबी एक ओवरलोड प्रोटेक्शन डिवाइस है। अगर नॉर्मल करंट से ज़्यादा करंट, लगभग 1.5 गुना कह सकते हैं दोस्तों नॉर्मल करंट से तक फ्लो होता है दोस्तों, तो ये एमसीबी ट्रिप हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं दोस्तों, एमसीबी का कॉन्टैक्ट तोड़ने का टाइमिंग क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में एग्जाम में आ सकता है। 1 मिली सेकेंड से भी कम, यानी एमसीबी कहीं भी शॉर्ट सर्किट होता है दोस्तों तो एमसीबी तुरंत ट्रिप मार देता है। इसका टाइमिंग है 1 मिली सेकेंड, 1 सेकेंड भी नहीं दोस्तों, 1 मिली सेकेंड से भी कम। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं दोस्तों, एमसीबी का ऑपरेटिंग टाइम क्या है। तो 5 मिली सेकेंड से भी कम। अगर एमसीबी को हम ऑन करते हैं दोस्तों 5 मिली सेकेंड से पहले ही से अंदर ही अपना कॉन्टैक्ट बना लेता है, यानी सप्लाई चालू कर देता है दोस्तों। 44 देखिए, एमसीबी किस रेंज में उपलब्ध है। तो दोस्तों ये है 0.5 एम्पियर से 53 एम्पियर तक उपलब्ध है मार्केट में। 45, किस प्रकार का अग्निशामक का प्रयोग विद्युत उपकरणों और ऐसे आग वाले प्रतिष्ठापनों में करते हैं। दोस्तों ये कहना चाह रहा है कि विद्युत से जो आग जहां लगने के चांस रहते हैं जिस फैक्ट्री में या जहां पर, वहाँ किस टाइप का अग्निशामक यूज करते हैं दोस्तों, फायर एक्सटिंग्विशर। तो हेलोन टाइप अग्निशामक, जिसमें दोस्तों CO2 रहता है, CO2 गैस रहता है, लिक्विड CO2। ध्यान दीजिए दोस्तों, इसे नोट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 46, वाणिज्यिक प्रतिष्ठापनों में एमसीबी किस रेंज तक प्रयोग किए जाते हैं। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में कह रहा है दोस्तों, कंपनियों में कह रहा है दोस्तों, ये 1 एम्पियर से 62 एम्पियर तक के यूज किए जाते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों में। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, स्टैंडर्ड वायर गेज में अधिकतम तथा न्यूनतम नंबर क्या होता है। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। तो दोस्तों यह है 0 से लेकर 60 नंबर तक उपलब्ध है, 0 से लेकर 40 नंबर तक उपलब्ध है दोस्तों। इसे SWG में नापते हैं दोस्तों। पंखे का तार वगैरह जैसे जो भी होते हैं दोस्तों, वो इस स्टैंडर्ड वायर गेज में डाल के चेक कर सकते हैं दोस्तों कि कौन से नंबर का तार है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 48, कॉपर एवं एल्यूमिनियम दोनों कंडक्टर की अगर साइज और लंबाई बराबर हो तो सबसे ज़्यादा करंट कौन लेगा। तो दोस्तों जाहिर सी बात है, कॉपर एल्यूमिनियम दोनों का अगर साइज बराबर है, लंबाई भी बराबर है, तो कॉपर ज़्यादा करंट लेगा, क्योंकि दोस्तों उसका रेजिस्टेंस कम होता है, मतलब करंट फ्लो होने में रुकावट कम है, तो करंट ज़्यादा फ्लो होगा, तो कॉपर ही ज़्यादा करंट लेगा दोस्तों एल्यूमिनियम से। केबलों की करंट बनाने की क्षमता कितने डिग्री तापमान पर निर्धारित की जाती है। तो दोस्तों 40 डिग्री सेल्सियस पर। मतलब दोस्तों कौन सा कितने mm का केबल कितने एम्पियर करंट ले सकता है, ये निर्धारण 40 डिग्री सेल्सियस पर होता है। दोस्तों कंडक्टर का ताप से बहुत गहरा संबंध है। ताप अगर बढ़ता है दोस्तों तो उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस भी बढ़ता है और करंट धारण करने की क्षमता भी उसकी कम होती है। इसलिए तापमान का बहुत बड़ा रोल है दोस्तों कंडक्टर में दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, ओवरहेड लाइनों में प्रयुक्त होने वाला जॉइंट कौन सा है। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ब्रिटानिया T जॉइंट है दोस्तों। यह ओवरहेड लाइनों में टैपिंग लेने के काम आता है दोस्तों। थोड़ा सा गलती हो गई है, टैपिंग लिखना है यहाँ पे, TAPING, टैपिंग लेने के काम में आता है दोस्तों। बड़ी बड़ी लाइनों में देखा होगा, उस लाइन से जब कोई बीच से लाइन, उस लाइन से दोस्तों कोई जब जॉइंट लेके दूसरी लाइन खींचते हैं,
90 डिग्री पे दोस्तों वो जॉइंट रहता है, तो उसमें ब्रिटानिया टी जॉइंट ही मारते हैं। 11 के भी लाइन में देखिए दोस्तों, या 33 की लाइन में देखिए, आपको ये जॉइंट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इन्हीं प्रश्नों के साथ मैं अपना आज का वीडियो समाप्त करता हूं दोस्तों। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसमें जो क्वेश्चन आंसर है आपको आने वाले एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो इलेक्ट्रिकल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब बटन के बगल में जो घंटी का बटन दोस्तों उसे भी दबाएं, ताकि मैं जो भी कोई वीडियो डालूं दोस्तों उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।